अब जो हम लोग हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल हम लोग पढ़ते हैं। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज अ पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्ज प्लस q एंड माइनस q। जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है वो पेयर होता है इक्वल चार्जेस, इक्वल एंड अपोजिट, यानी मैग्नीट्यूड में इक्वल होते हैं लेकिन अपोजिट चार्ज के पॉइंट चार्ज का जो पेयर होता है उसे हम इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। मान लीजिए प्लस q और माइनस q और सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस टू ए, जो उनके बीच की डिस्टेंस है तो वो स्मॉल डिस्टेंस सेपरेट होते हैं। तो उस सेटअप को हम इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। द लाइन कनेक्टिंग द टू पॉइंट्स डिफाइन अ डायरेक्शन इन स्पेस। जो इन दोनों के बीच जो लाइन कनेक्टिंग होगी वो हमें डायरेक्शन बताएगी स्पेस। फॉर एग्जांपल द डायरेक्शन फ्रॉम माइनस टू प्लस q इज सेड टू बी द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल। जो डायरेक्शन होती है इलेक्ट्रिक डाइपोल की वो माइनस टू प्लस q होती है। तो याद रखना आप लोग कि इलेक्ट्रिक डाइपोल की डायरेक्शन होती है माइनस टू प्लस q डायरेक्शन की ओर होती है। द मिड पॉइंट ऑफ द लोकेशन ऑफ माइनस q एंड प्लस q डाइपोल होगा उसके जो मिड पॉइंट होंगे, मिड पॉइंट में यानी प्लस q चार्ज यहाँ पे प्लस q यहाँ पे रखा, माइनस q यहाँ पे रखा, क्योंकि जो मिड पॉइंट होगा बीच का इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ द डाइपोल। सेंटर ऑफ द डाइपोल the total charge of the dipole is obviously zero। अगर हम देखें टोटल चार्ज डाइपोल का, यहाँ पे हमने प्लस q रखा है माइनस, डाइपोल हम इस पूरे सिस्टम को कहते हैं। यहाँ पे प्लस q रखा था, यहाँ पे माइनस q रखा था, और डाइपोल हम इस पूरे सिस्टम को कहते हैं। तो इस सिस्टम यानी प्लस q और माइनस q एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देंगे तो उनके जो नेट चार्ज होगा वो जीरो। This does not mean that the electric field of the this does not mean that the field of the electric dipole is zero। इसका मतलब ये नहीं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल की जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो जीरो होंगी, बस उनका नेट चार्ज जीरो होगा, लेकिन जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो नेगेटिव की वजह से नेगेटिव अलग होंगी और पॉजिटिव की वजह से पॉजिटिव की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है वो होगी। The electric field lines due to that when added to not exactly cancel out, मतलब जब वो एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं कर सकता। The distance much larger than the separation of the two charges। The distance much larger to the separation of two charges at the distance much larger than the separation of the two charges। मान लीजिए यहाँ पे ये प्लस क्यू रखा है, यहाँ पे माइनस क्यू रखा है, डाइपोल है ये, मान लीजिए डाइपोल रखा है और हम डाइपोल से बहुत दूर उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड पता कर रहे हैं। तो जो उनके बीच की डिस्टेंस है, जो चार्जेस के बीच की डिस्टेंस वो छोटी है एज कम्पेयर टू जहाँ पर हम नाप रहे हैं वहां पर। तो उस जगह के लिए वो जो डाइपोल होता है वो एक सिस्टम की तरह वर्क करने लगता है और पूरा डाइपोल एक पॉइंट चार्ज की तरह दिखने लगता है। तो यानी वो सिस्टम उसे एक अलग अलग चार्ज ना दिखते हुए वो एक कंटेंट यानी एक पूरा उसे बॉक्स टाइप का दिखेगा। तो जब वो उसे बॉक्स टाइप का दिखेगा तब उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड उस टाइम पर हम लोग जीरो मानेंगे, क्योंकि एक दूसरे के ड्यू टू q1 एंड माइनस q2 नियरली कैंसल आउट देयर इफेक्ट। उस टाइम पर वो दूसरे के इफेक्ट को कैंसल आउट कर देंगे। द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द डाइपोल देयरफॉर फॉल्स ऑफ एट द लार्ज डिस्टेंस। इसीलिए जो इलेक्ट्रिक डाइपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड लार्जर डिस्टेंस में कम हो जाती है। फास्टर देन लाइक 1/r², इसलिए क्योंकि वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी r²। द डिपेंडेंस ऑन r ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द सिंगल चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो डिपेंड करती है r²। इलेक्ट्रिक फील्ड जितनी ज़्यादा डिस्टेंस बढ़ती जाएगी उतनी कम इलेक्ट्रिक फील्ड होती जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल अगर हम देखें तो मान लीजिए जो हमारे पास दो प्लेट्स हैं, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की प्लेट्स है और एक सॉलिड होलो कंडक्टर दिया गया है और यहाँ पे भी जो है वो एक कंडक्टिंग प्लेट रखी है। मान लीजिए यहाँ से इलेक्ट्रिक प्लेट निकल रही है, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है, तो यहाँ पे पॉजिटिव निकलती है, नेगेटिव पे एंटर होती है, तो ये निकल रही है। तो इस सॉलिड होलो कंडक्टर के अंदर से पासिस करेंगी
और फिर यहाँ से निकलेंगी तो इस कंडक्टर पे ज्वाइन होगी। तो जो कंडक्टर के अंदर होगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा वहां पर 0 होगी। ठीक है। Electric dipole, a construction in which two equal and opposite charges separated by the small distance is called electric dipole. ठीक है। प्लस क्यू और माइनस क्यू इसके इनके बीच डिस्टेंस 2 है, इलेक्ट्रिक क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक dipole. The total charge of the electric dipole is 0. What this is does not mean the electric field of the electric dipole is 0. But at the distance much larger than separation of the two charges from the dipole, यानी r is greater than 12, then the field due to the प्लस की और माइनस को नेगेटिव कैंसिल आउट। मान लीजिए यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस, मान लीजिए यहाँ पे हम निकालते हैं इसकी डिस्टेंस r ग्रेटर देन है, बहुत ही ज्यादा बड़ी है 12 से, तब जाकर ये जो पूरा सिस्टम है ये उसे एक सिस्टम की तरह दिखेगा। तो ये दूसरे के तब ये दूसरे के इसके कंपेयर में ये पास होंगे तो एक दूसरे के कैंसिल आउट को कैंसिल कर देंगे, ऐसा जिससे मान लिया जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ वन चार्ज एंड द लेंथ ऑफ द डाइपोल इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक डाइपोल। जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट होता है वो किसी भी चार्ज के मैग्नीट्यूड और उसकी जो डिस्टेंस बिटवीन दो चार्जेस होती है, अपोजिट चार्जेस के बीच की जो डिस्टेंस होती है, यहाँ पे हमने 12 ली है, तो इसका प्रोडक्ट होता है चार्ज और उसके डिस्टेंस का, इसी को हम इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट कहते हैं। जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट होता है वो मेजर करता है स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल। जिसके ज्यादा इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट ज्यादा है उसका वो उसकी इस डाइपोल इलेक्ट्रिक डाइपोल की स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा है। तो डायरेक्शन क्या होगी, माइनस टू प्लस क्यू की तरफ होती है, और फिर और आप कहें तो अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड होती है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। अगर हमको एग्जांपल दें तो NaCl, Na+ और Cl। इलेक्ट्रिक डाइपोल की जो डायरेक्शन होती है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू एन डाइपोल। तो हम लोग पहले एक्सियल पोजीशन में निकालेंगे, यानी उसी के एक्सिस के लेट अस अ पॉइंट P be at the distance r from the center of the dipole on the side of the charge q। मान लीजिए हमें डाइपोल दिया गया है माइनस क्यू प्लस क्यू, दोनों की बीच डिस्टेंस ln है, 2n है, 12 डिस्टेंस, और हमें यहाँ पे P पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। जो सेंटर से डिस्टेंस है इस पॉइंट P की वो r दी गई है, और तो आप देख सकते हैं कि प्लस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड होगी प्लस क्यू, और इलेक्ट्रिक माइनस की वजह से इस साइड होगी माइनस माइनस क्यू। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस क्यू इज इक्वल टू 1/4πε0। अगर हम देखें तो यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस हो रही है यहाँ पे, तो ये r है यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ पे l है, तो r प्लस l यहाँ पे डिस्टेंस रहेगी 1/4πε0 q/r+l²। और e प्लस क्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे, e प्लस क्यू यहाँ पे ये q है, और ये टोटल r दी गई यहाँ पे, तो हम l माइनस कर देंगे r से, तो इसकी डिस्टेंस निकल आएगी 1/4πε0 q r-l², l का होल स्क्वायर। तो e नेट हो जाएगी हमारी e प्लस क्यू माइनस e माइनस। अब आप कहेंगे प्लस क्यू और e माइनस e क्यू, क्योंकि आपको पता है कि डिस्टेंस जितनी कम होगी उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होगा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रिक फील्ड। आपने इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पढ़ा होगा, q/r², जितनी ज्यादा डिस्टेंस उतनी कम इलेक्ट्रिक फील्ड, और जितनी कम डिस्टेंस उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो प्लस वाले की कम डिस्टेंस है तो प्लस वाले की इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, तो हम बड़े से छोटे को माइनस करेंगे। तो E इज इक्वल टू 1/4πε0 q, r कॉमन आ जाएगा, और ब्रैकेट में 1/r-l² माइनस 1/r+l² होल स्क्वायर रहेगा। तो हम सॉल्व करेंगे तो पूरा ये 1/4πε0 q4rl ब्रैकेट में r² माइनस l² का होल स्क्वायर हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी 1/4πε0। हमें डाइपोल मूवमेंट पता है कि q इंटू 2l होता है, तो 2 से हम 4 को 2 में तोड़ लेंगे, तो 2l और q मिलके हमारा बन जाएगा p, 2l और 4 q मिलके बन जाएगा हमारा p, और हमारा 2r बचेगा, वो 2r रहेगा। इसके अंदर अगर हम मान लीजिए देन अगर मान लीजिए जो r है वो मच ग्रेटर देन l है, यानी उनकी
तो डिस्टेंस है उसके बीच की ट्वेल्व से, जो डाइपोल की डिस्टेंस है वो छोटी है, और जहाँ पे हम निकाल रहे हैं जो कैपिटल आर डिस्टेंस है वो बड़ी है, तो जो एल स्क्वायर हो जाएगा वो टर्म जीरो हो जाएगा नीचे का, तो वो टी वन अपन प्रोफेसर एम नॉट टी टू आर की पावर 4 हो जाएगा, क्योंकि एल की टर्म जीरो हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर 4 एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन r। तो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डाइपोल मोमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिखाई होगी आपको। तो इलेक्ट्रिक फील्ड है डायरेक्शन ऑफ द डाइपोल मोमेंट के अलावा, यानी जब हम एक्सियल में डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो डाइपोल मोमेंट के अलाउ निकलेगा, यानी डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होती है -2 से +2, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी यहाँ पर P पॉइंट पर वो होगी +q की ओवर P + q की। ठीक है, अब इसके ऊपर हम लोग अब इसका इक्वेटोरियल पोजीशन पे देख लेते हैं। तो एट द इक्वेटोरियल लाइन lateral or both sides on position, both sides on position, ऐसे कोई भी नाम लिख के है तो आप let a point P is on the equatorial plane। मान लीजिए -2 + 2 ये हमारा जो डाइपोल है उसके इक्वेटोरियल यानी परपेंडिकुलर ये पॉइंट P, और इसकी जो डिस्टेंस है डाइपोल से वो r है। ठीक है, तो यहाँ से -q की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इसकी P पर वो अंदर की ओर होगी -e2, यहाँ पे पॉजिटिव की वजह से बाहर की ओर होगी E + q, और E + q E - q को जब हम यहाँ पर रिजॉल्व करेंगे तो ये E + q का जो है E + q sin थीटा E + cos थीटा, इसका जो ये रेड वाला है E - q cos थीटा E - sin थीटा, तो E + q cos थीटा E + cos थीटा। ठीक है, तो ये प्लस E + sin थीटा और E - sin थीटा एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे, इक्वल है आपको डायरेक्शन में है। तो यहाँ पे E + cos 2 थीटा और E - cos 2 थीटा यह आएगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो डाइपोल मोमेंट की अपोजिट डायरेक्शन है, डाइपोल मोमेंट हो जाएगा -+q, दो डायरेक्शन में है। हम लोग इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो 1/4 q अपॉन r² + l², फिर हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन निकाले हैं इसकी, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस पता है कि यहाँ पे l है यहाँ पे r है, तो हम लोग r² + l² q अपॉन r² + l², और E - q रहेगा q अपॉन r² + l², दोनों इक्वल है मैग्नीट्यूड में। तो here the component of the E and -q normally dipole axis cancel out each other cancel होते हैं, यानी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी E + cos थीटा प्लस E - cos थीटा, तो दोनों मैग्नीट्यूड में इक्वल है इसके यहाँ पे, तो दोनों को अगर हम 2E + cos थीटा मान लीजिए तो हो जाएगा 2q अपॉन r² + l² इंटू l² अंडर रूट r² + l², ये आया है हमारा cos थीटा की वैल्यू रखकर l² अपॉन r²। थीटा एंगल में इक्वल एंगल रहेंगे, क्योंकि इन जो यहाँ पे थीटा थीटा इसलिए इक्वल होगी क्योंकि जो इन दोनों के जो बीच की लाइन है वो सेम, तो जो cos थीटा की वैल्यू रहेगी l अपॉन अंडर रूट r² + l² हो जाएगी, तो 1/4 r² + l² की पावर 3/2। जब हमारी जो डाइपोल की डिस्टेंस है छोटी हो जाएगी और यहाँ पर हम निकाल रहे हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो P पॉइंट है वो बहुत दूर है, तो r बड़ा हो जाएगा l² छोटा हो जाएगा, तो l² तो और छोटा हो जाएगा, तो E हो जाएगा E = -1/4 वेक्टर अपॉन r क्यूब। माइनस साइन इसलिए आया है क्योंकि हमने यहाँ पे वेक्टर साइन लगाया है, क्योंकि हमें पता है कि जो हमारी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गई थी वो अपोजिट डायरेक्शन, यानी हम डाइपोल मोमेंट की तो माइनस से प्लस की डायरेक्शन में होती है, और हमारी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में निकल रही थी, इसलिए हम वहाँ पे माइनस साइन लगाना पड़ा है। अगर हम एक नोट देखें तो ड्यू टू द लैंड इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल अगर देखें तो E axial is equal to equatorial होता है, यहाँ पे E axial is equal to equatorial होता है, जो एक्सियल की इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो 2 टाइम्स होगी। हम निकालेंगे हम लोग टॉर्क एक्टिंग डाइपोल प्लेस इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने कोई भी डाइपोल रखी है तो उस पर कितना टॉर्क लगेगा। लेट अ डाइपोल बी हेल्ड इन द यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एंगल थीटा। इलेक्ट्रिक फील्ड से जो डाइपोल है वो थीटा एंगल बना रहा है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी मान लीजिए ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मूवमेंट करता है -2 + 2,
तो इलेक्ट्रिक फील्ड से थीटा डायरेक्शन बना रहा है कि उनकी डिस्टेंस है और इलेक्ट्रिक डायरेक्शन, तो इसकी वजह से जो प्लस क्यू पे फोर्स लगेगी इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में दूसरी डायरेक्शन में लगेगी क्यू, और ये नेगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड आ रही है तो ये अपोज करेगा उसका, तो अपोज डायरेक्शन में लगाएगा माइनस की गई। तो हमें पता है टॉर्क इक्वल टू होता है बी साइन थीटा, सॉरी टॉर्क इक्वल टू होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट। तो नेट फोर्स ऑन द डायपोल तो जीरो हो जाएगी क्योंकि आप देख सकते हैं ये डायपोल है, यहाँ पे क्यू इस साइड पे चल रही है और माइनस की वजह से क्यू इस साइड आ रही है, तो दोनों दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो जो नेट फोर्स होगी वो जीरो हो जाएगी। लेकिन because two equal and opposite force acting on dipole plus q and minus q of net force is zero, the force on the plus q and resulting to a torque dipole is rotated by दो कपल फोर्स लग रही है इक्वल मैग्नीट्यूड की, तो यहाँ पे ये नेट फोर्स तो जीरो होगी लेकिन नेट टॉर्क लग जाएगा, तो टॉर्क जनरेट हो जाएगा इसकी वजह से। तो हमें पता है टॉर्क की फॉर्मूला होती है टाउ इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और यहाँ पे हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है इसकी। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे थीटा एंगल बना रहे थे क्योंकि इसी से, तो मान लीजिए मैं आपको बोला हमें किसका है, हमें डिस्टेंस निकालनी है इनकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये आप लोग सिंपल से ट्रिग्नोमेट्री लगाकर आप ये 2l sin थीटा निकालेंगे, 2l sin थीटा निकल रहा है आपकी। तो ये 2l sin थीटा हमारी परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गई, फोर्स हमारी क्यू ही लग रही थी, तो टाउ इज इक्वल टू हो जाएगी क्यू 2l e sin थीटा, हमें पता है क्यू इंटू 2l होता है हमारा p, तो टाउ इज इक्वल टू p sin थीटा, और sin थीटा हटा दें तो वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो हट जाएगा, तो टाउ इज इक्वल टू होगा p क्रॉस, ठीक है। जो टॉर्क होगा वो हमेशा परपेंडिकुलर होगा p के और k, तो इन द थीटा इज जीरो द टाउ इज जीरो, स्टेबल कंडीशन कहते हैं, थीटा इज 90 तो टाउ हमारा मैक्सिमम हो जाएगा, थीटा इज 180 तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हो जाएगा, थीटा इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम जीरो हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा और अनस्टेबल हो जाएगा -270। The direction of tau is given by the right hand screw rule and the perpendicular to the PN. अब मान लीजिए हमारा है डायपोल इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म ना हो तो इन आइदर केस P is parallel to electric field or anti-parallel to electric field, the net torque is zero। मान लीजिए P और P अगर एक ही डायरेक्शन में है दोनों के बीच का एंगल हो जाएगा जीरो, तो साइन जीरो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो टॉर्क तो हमारा जीरो हो जाएगा क्योंकि टॉर्क का फॉर्मूला था कि साइन थीटा, अगर इन दोनों के बीच का एंगल जीरो है चाहे वो ना क्योंकि अलाउ होगा या फिर एंटी पैरेलल होगा तो 180 होगा तब भी हम दोनों के बीच जीरो आनी है तो टॉर्क जीरो हो जाएगा, लेकिन फोर्स जीरो नहीं, फोर्स जीरो होने का मतलब नहीं है देयर इज अ नेट फोर्स ऑन द डायपोल नॉट, ठीक है। तो मान लीजिए प्लस की और माइनस की इलेक्ट्रिक फील्ड है और डायपोल मूवमेंट है वो दोनों एक ही डायरेक्शन में लगते हैं, तो जो सबसे ज्यादा फोर्स होगी तो वो होगी प्लस क्यू पे और जो लेस फोर्स होगी वो होगी माइनस, क्योंकि अगर नेट फोर्स ऑन द डायपोल इज अलोंग ई, जो नेट फोर्स डायपोल मूवमेंट होगा अलोंग ई के होगा तो नेट टॉर्क इज जीरो रहेगा, लेकिन सबसे ज्यादा फोर्स लगेगी वो प्लस क्यू की तरफ लगेगी, जब इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीजिंग होगी अलॉन्ग द पी यानी एंटी पैरेलल होंगी एक दूसरे के इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट, तो जो मोर फोर्स होगी वो वहां पे होगी जहाँ पे माइनस, तो नेट फोर्स ऑन द डायपोल इज अपोजिट टू ई एंड नेट टॉर्क इज इक्वल टू पी sin थीटा इज इक्वल टू टॉर्क आंसर हो जाएगा, लेकिन फोर्स वेरिएबल रहेगी जब इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल। The limit when the approaches zero, the charge Q approaches infinity with the product for the Q. The limit when the dipole size 2a approaches the distance between the dipole zero हो जाए, तो जो हमारा चार्ज Q approaches infinity, चार्जेस हो जाएगा वो infinity पे अप्रोच करने लगेगा
and the way of the product P is equal to Q into 2L is infinity, क्योंकि जो हमारा डायपोल मोमेंट हो जाएगा वो भी इन्फिनिटी हो जाएगा जब अगर डिस्टेंस होगी डायपोल कि अगर वो जीरो होने लगे अप्रोच जो जीरो होने लगे तो हमारा डायपोल मोमेंट इन्फिनिटी हो जाएगा, फाइनाइट हो जाएगा, सॉरी फाइनाइट हो जाएगा, लेकिन जो टू अप्रोचेस इन्फिनिटी हो जाएगा। अगर आप देखें द लिमिट व्हेन द डायपोल मोमेंट इज, मान लीजिए डिस्टेंस जीरो, अगर जीरो होगी यहाँ पे और हमें चार्ज की वैल्यू निकालनी है तो जीरो से अगर हम पी को डिवाइड करेंगे तो चार्ज हमारा इन्फिनिटी पे आएगा, चार्ज अप्रोच करने पड़ेगा इन्फिनिटी को, चार्ज जो अप्रोच करेगा तो इन्फिनिटी को करने लगेगा, यहाँ पे टू जीरो और जीरो से हम पी को डिवाइड करें तो जीरो को किसी को डिवाइड करें इन्फिनिटी आएगा, चार्ज हमारा इन्फिनिटी हो जाएगा। लेकिन जो डायपोल मूवमेंट है अगर हमारी डिस्टेंस जीरो हो जाएगी तो ये डायपोल मूवमेंट भी जीरो हो जाएगा तो ये फाइनाइट चार्ज इनफाइनाइट हो जाएगा और डायपोल मूवमेंट है वो फाइनाइट हो जाएगा। सच अ डायपोल इज रेफर टू अ पॉइंट डायपोल, इसी हम डायपोल को हम कहते हैं पॉइंट डायपोल, फॉर अ पॉइंट डायपोल। ठीक है, अब हम लोग करेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ डायपोल की क्या क्या सिग्निफिकेंस है। In the most molecule the center of the positive charges and the negative charges lie at the surface। कुछ ज्यादातर मॉलिक्यूल्स में जो पॉजिटिव चार्जेस का सेंटर होता है और नेगेटिव चार्जेस का सेंटर होता है वो एक ही प्लेस पर लाई करता है, therefore the dipole moment is zero, इसलिए उनका dipole moment जीरो होता है। CO2 and CH4 are the type of the molecule, जैसे CO2 और CH4 इसके एग्जाम्पल है। They develop a dipole moment when an electric field is applied, जब हम इनका इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो चार्जेस एक दूसरे से दूर होने लगेंगे तब ये लोग डायपोल मोमेंट प्रोड्यूस करने लगेंगे। बट इन सम मॉलिक्यूल द सेंटर्स ऑफ द नेगेटिव चार्ज एंड द पॉजिटिव चार्ज आर नॉट कोइंसाइड, किसी में जो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का सेंटर होता है वो एक जगह पर नहीं होता है, therefore they have permanent electric dipole, उनमें permanent electric dipole होता है even in the absence of electric field, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ना भी हो तब भी। Such molecules are polar molecules, इनको polar molecule कहते हैं। वाटर जैसे वाटर का मॉलिक्यूल होता है, इज द एग्जांपल ऑफ दिस टाइप, इसके टाइप क्या वाटर मॉलिक्यूल को जिसमें ऑलरेडी परमानेंट इलेक्ट्रिक डायपोल होता है। अब हमारा है इलेक्ट्रिक डायपोल, हमारे यहाँ पे अगर टॉपिक है कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। डिसकंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यानी हर जगह पर चार्ज एक जैसा नहीं होता। इन दिस डिस्ट्रीब्यूशन द चार्ज आर डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडमली नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा वर्टिकल चार्ज। कंटिन्यूअस हर जगह सेम चार्ज पाया जाएगा। ये तीन टाइप होते हैं, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो हम लैम्डा से डिनोट करते हैं और चार्ज पर यूनिट लेंथ, लैम्डा इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट लेंथ होता है, तो dq अपन ql हो जाता है। मान लीजिए ले तो इस पे लेंथ है l का नॉट, तो इसको प्लस प्लस की लैम्डा स्क्वायर का हो जाएगा, तो q हो जाएगा इंटीग्रेशन लैम्डा dl हो जाएगा। यहाँ पे सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है चार्ज अपॉन एरिया, तो dq अपॉन ए, तो इसका सिग्मा से डिनोट करते हैं हम लोग जैसे q इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे इंटीग्रेशन सिग्मा डेल्टा। वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है हमारा चार्ज अपॉन वॉल्यूम, q अपॉन v। सो चार्ज जो वॉल्यूम जो किसी भी स्क्वायर को मान लीजिए यहाँ पे स्क्वायर का एग्जांपल है, तो इसका जो चार्ज होगा पूरे वॉल्यूम में वो इक्वल टू होगा इंटीग्रेशन रो से रिमूव करते हैं जो हमारा वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा इनटू डी। ठीक है, solid angle subtended at the center of the solid sphere, small surface area is called solid angle। solid angle का हम लोग फॉर्मूला पता है dw is equal to da r square, dw is equal to da cos थीटा। अगर हम लोग जो एरिया है वो थीटा एंगल चुका दें, एरिया वेक्टर क्या होता है, जो वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस कंडक्टर इज कॉल्ड सरफेस एरिया के परपेंडिकुलर वेक्टर होता है, किसी भी सरफेस के परपेंडिकुलर वेक्टर होता है वो उसका एरिया वेक्टर कहलाता है। एप्लीकेशन ऑफ
गॉस जो यूनिवर्सल थ्योरम पढ़ी थी आपने, उसकी कुछ एप्लीकेशन। लेट फाइंड ड्यू टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड ड्यू टू द इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्म चार्ज। एक लॉन्ग इनफाइनाइटली चार्ज वायर है सपोज, तो उस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी, वो भी गॉस लॉ किया था। तो हम यहाँ पे लेट देखो लेट अ प्लस क्यू इज चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द लेंथ ऑफ अ स्ट्रेट वायर फ्रॉम एट अ डिस्टेंस आर एट द पॉइंट एक्स। मान लीजिए हमारे पास एक स्ट्रेट वायर है, उस पर प्लस क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है पूरे लेंथ पे यूनिफॉर्म, और हमें एक्स पॉइंट पे हमने एक गॉसियन सरफेस बनाया है। गॉसियन सरफेस यहाँ पर लिखा था जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन सेम, ऐसा पूरी सरफेस हर जगह से। तो जो वायर का होगा वो सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस कहलाएगा। ठीक है, वी हैव टू डिटरमाइन द इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड, सो इफ वी ड्रॉ अ गॉसियन सरफेस पासिंग थ्रू द इलेक्ट्रिक फील्ड करेंगे। ठीक है, तो मान लीजिए कि जो गॉसियन सरफेस इसकी लेंथ एल है, गॉसियन सरफेस में अकेला करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन में है, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में हो जाएगी, लेकिन इस ऊपर वाले एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर होगा वायर के, तो ये दोनों के बीच में 90 एंगल बनेगा। तो यहाँ पे भी 90 बनेगा, लेकिन यहाँ पे 0 बनेगा। तो नेट फ्लक्स क्या होगा, तो हमें पता है ईडी कॉस थीटा होता है फ्लक्स का फॉर्मूला। तो अगर हम पहली वाली पोजीशन में देखें, तो हमारा यहाँ पहली वाली पोजीशन ये है, तो इन दोनों के बीच में 0 एंगल है, तो ईडी कॉस 0 रहेगा। दूसरी वाली सिचुएशन में देखें तो, और तीसरी वाली में, तो इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल। इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव की वजह से आगे की ओर होगी, लेकिन एरिया वेक्टर होगा जो ऊपर की सरफेस का वो परपेंडिकुलर होगा उसके, जब दोनों के बीच में जो होगा 90 डिग्री का एंगल बन रहा होगा, तो यहाँ पे ये दोनों टर्म 0 रहेंगे, क्योंकि cos 90 है। तो हमारी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो उसकी वजह से निकालेगी 1 वाली की वजह से, तो क्यू नेट हो जाएगा हमारा ई इंटीग्रेशन ये। हमें पता है कि जो सिलेंडर का एरिया होता है वो 2 पाई आर एल होता है, तो सरफेस एरिया, तो फाई इज इक्वल टू इंटू 2 पाई आर एल। अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ हमें पता है कि गॉस लॉ फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू ई इंटू 2 पाई आर एल। तो ई निकालना है हमने इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये सब नीचे आ जाएगा, तो क्यू अपॉन ई एप्सिलॉन नॉट 2 पाई आर एल हो जाएगा। और हमें पता है लीनियर चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू क्यू अपॉन एल होता है, तो हम क्यू की जगह क्यू अपॉन एल लगे तो एल एल से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारा ए इज इक्वल टू हो जाएगा लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ठीक है, तो जो लैम्डा है वो यहाँ पर लीनियर चार्ज डेंसिटी है, और हमें पता इससे हम देख सकते हैं कि ई है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर के, तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक जो है आर को बनेगी। अब हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्म चार्ज स्फेरिकल सेल की वजह से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द सेल है, और पहले हम लोग निकालेंगे एक स्फेरिकल सेल की वजह से आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। मान लीजिए एक स्फेरिकल सेल है जिसकी रेडियस आर है, और हमें यहाँ पे एक्स बार के इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। ठीक है, तो हम एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे, वो सर्कुलर होगा, उसकी जो रेडियस होगी वो होगी स्मॉल आर। तो जो फ्लक्स होगा वो हो जाएगा यहाँ पे ई डी कॉस थीटा। हमें पता है कि यहाँ पे एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो सेम डायरेक्शन में है, तो रेशियो हो जाएगा, तो ई डी हो जाएगा। तो टोटल फ्लक्स क्या हो जाएगा, ई पाई इज इक्वल टू ई डी। एरिया क्या हो जाता है स्क्वायर का 4 पाई आर स्क्वायर, इसलिए स्मॉल आर स्क्वायर इसलिए क्योंकि हम बड़े वाली गॉसियन सरफेस से निकल करते हैं कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ निकाल रहे हैं, बाहर निकालते हैं, तो ये बड़े पूरे सर्कल का एरिया क्या होगा 4 पाई आर स्क्वायर। अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ हमें पता है कि क्यू पर एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू पाई हो जाता है, तो पाई की वैल्यू रहती है ई 4 पाई आर स्क्वायर, तो ई इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा क्यू अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर एक्स। अगर हम देखें कि हमें पता है सिग्मा इज इक्वल टू होता है क्यू अपॉन एरिया, एरिया यहाँ पे 4 पाई आर स्क्वायर है, तो क्यू इज इक्वल टू सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो हम क्यू की वैल्यू यहाँ पे रख दें तो इससे कैंसिल आउट होकर ई इज इक्वल टू हमारे पास बचेगा सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर एस आई। अगर हमें सरफेस पे देखें, सरफेस पे आर इज इक्वल टू आर होगा, जो ये आर है यहाँ पे, वो अगर हम सरफेस पे निकालना चाहें इलेक्ट्रिक तो ये कैपिटल आर के बराबर हो जाएगी डिस्टेंस। तो हम सिंपली जो स्मॉल आर है वहाँ पर हम कैपिटल आर रखें तो हमारा सरफेस पे इलेक्ट्रिक निकल आएगा। इसलिए हम यहाँ पे स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर रखेंगे, तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो जो सरफेस पे है वो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट बचेगी। जो सरफेस पे होती है तो कांस्टेंट होती है इलेक्ट्रिक फील्ड,
सीधी स्फीयर पे सरफेस के जो स्फीयर पे है जो है स्फीयर के सरफेस पे रिलेटिवली हमेशा कांस्टेंट रहती है। इनसाइड द स्फीयर अगर r ग्रेटर देन स्मॉल r हो जाए, अगर हम स्फीयर के अंदर निकालें इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ये कौन सी था, हमें पता है कि स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होने के कारण ये पूरा टाइम जीरो हो जाएगा, तो हमारा फ्लक्स जो होगा वो जीरो आएगा। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कैसे आएगी इनके दिमाग यहाँ पे ईडीए कॉस थीटा होता है, तो हमने रख लिया ई, हमने कॉमन ले लिया तो 4 पाई स्क्वायर हो जाएगा एरिया इसका। अब ई जो ई है वो हमें निकालना है। फ्लक्स क्या होता है अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ Q अपॉन SI। अगर हम देखें उसके फिगर क्या होता है, तो जो सर्किल के अंदर जो चार्ज है वो जीरो, क्योंकि अगर हम जैसे ही इसके अंदर चार्ज रखेंगे वो रिसाइड कर जाएगा सरफेस पर और सरफेस पर आ जाएगा, लेकिन जो स्फीयर के अंदर चार्ज होगा वो जीरो है। तो अंदर चार्ज जीरो है और हमें पता है कि गॉस लॉ क्या कहता है कि चार्ज इंक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो चार्ज इंक्लोज जीरो हो जाएगा, तो ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, तो हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड भी अंदर इनसाइड जीरो। ग्राफिकली देखने वाले लोग तो ये ई है, यहाँ पे आर है, तो हमने देखा कि हमारे जो स्फीयर के अंदर है वो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो क्योंकि चार्ज, तो सरफेस की हमारी जो एक आर इज इक्वल टू आर कॉन्स्टेंट हो रहती है, ठीक है। तो वहां से वो डिक्रीज करने लगती है क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाती है, तो हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ थिन फाइनाइट प्लेन शीट ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज, अभी हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो गॉस लॉ के कुछ पॉइंट्स हैं वो लोग पढ़ लेते हैं। गॉस लॉ इज ट्रू फॉर एनी क्लोज सरफेस, गॉस लॉ हमेशा ट्रू है किसी भी क्लोज सरफेस, नो मैटर व्हाट इज द शेप ऑफ द साइड, वो साइज और शेप पे डिपेंड नहीं करता। द टर्म Q on the right side of the Gauss law includes the sum of the enclosed charges which are really located and जो हमारी phi is equal to Q upon epsilon नॉट इक्वेशन थी, तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो Q है वो उस क्लोज सरफेस में कहीं भी चार्ज रखा हो, लेकिन उस सरफेस के अंदर चार्ज होना चाहिए, वो वो इक्वल हो जाएगा। इससे आप डिवाइड कर देंगे हम ऐसा नॉट की, तो फाई के बराबर। इन दिस सिचुएशन व्हेन द सरफेस इज so chosen that there are some charges inside and some charges outside, अगर मान लीजिए कोई सरफेस है जिसके अंदर कुछ चार्जेस इनसाइड है कुछ चार्जेस आउटसाइड है, द इलेक्ट्रिक फील्ड whose flux appear on the left side individual charges and whose inside outside, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा तो वो सिर्फ इनसाइड वाले चार्जेस की वजह से होगा और ना कि आउटसाइड वाले चार्जेस की वजह से। द सरफेस that we choose the application of the Gauss law is called Gaussian surface। हम सरफेस चूज करते हैं Gauss law के लिए उसे हम Gaussian surface कहते हैं। We may have choice choose a Gaussian surface and apply Gauss law। तो आप चूज करने के बाद आप Gauss law अप्लाई कर सकते हैं। However, take the surface passes by distributed, this is because the electric field due to system distributed। कुछ नहीं यहाँ पे Gauss law is often useful towards a much easier calculation। गॉस लॉ हमारी कैलकुलेशन को इजियर बना देता है ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में। व्हेन द सिस्टम हैज द सेम सिमेट्री, जब सिमेट्री सेम हो जाती है तो हमारे लिए जो चीज़ों को मोर इजी कैलकुलेशन होती है वो इजी हो जाती है। फाइनली गॉस लॉ इज बेस्ड ऑन द इनवर्स स्क्वायर डिपेंडेंस। आपने देखा होगा जो गॉस लॉ है इनवर्स स्क्वायर डिपेंडेंस है, यानी 1/r² के इनवर्स प्रोपोर्शनल है द कूलम्ब्स लॉ। Any violation of law indicates departure of the inverse square। अब इसके आगे जो हमें देखना था वो कि थिन शीट की वजह से क्या हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ थिन फाइनाइट प्लेन शीट, जो एक प्लेन शीट होगी थिन फाइनाइट की, कंसीडर अ थिन फाइनाइट शीट ऑफ चार्ज विद सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा चार्ज डेंसिटी सरफेस की।
वी हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट P। पॉइंट P पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है परपेंडिकुलर टू डिस्टेंस r फ्रॉम द। Now imagine the cylindrical Gaussian surface across the cross-section area A and around the P and the length of 2r passing through the sheets. तो हम चलिए इसे डायग्राम देख लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास इनफाइनाइट शीट्स है, इसकी सरफेस चार्ज ऐसी सिग्मा है, ठीक है। इसमें हमने गॉसियन सरफेस ड्रॉ करा है जिसकी डिस्टेंस 2r है और जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो a है। तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है एट द पॉइंट P, ठीक है। तो टोटल द फ्लक्स ओवर द एंटायर सरफेस ऑफ द सिलेंडर, हम देखें सिलेंडर के टोटल एंटायर सरफेस पे कहाँ कहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी। तो इस सरफेस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड और फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे यहाँ पे, तो इसकी वजह से जो ये सरफेस है सिलेंडर का ऊपर वाला और ये वाला सरफेस है, इन दोनों में इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में है। तो इन दोनों के बीच का एंगल हो जाएगा 0। लेकिन जो ये सिलेंडर का जो सरफेस है सरफेस वाला है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है। इस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी। लेकिन ये एरिया वेक्टर होगा वो इसके परपेंडिकुलर होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे इसमें। तो ये थर्ड वाला टर्म नीचे हो जाएगा क्योंकि दोनों के बीच का एंगल 90 रहेगा। तो जो हमारा फ्लक्स होगा वो 1 और 2 की वजह से होगा, ठीक है। तो हमारा एरिया cos थीटा तो दोनों की वैल्यू इक्वल होंगी क्योंकि दोनों का सेम है, तो 2e हो जाएगा। हमें पता है कि गॉस लॉ इज इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू e है, तो 2e इज इक्वल टू q अपॉन a एप्सिलॉन नॉट, तो e इज इक्वल टू q अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट। हमें पता है q इज इक्वल टू होता है सिग्मा इनटू, यानी सिग्मा इज इक्वल टू q अपॉन a, तो q इज इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा अपॉन a। तो हम इसे ब्रैकेट रखेंगे तो a इज कैंसिल हो जाएगी, तो e इज इक्वल टू हमारी जो इनफाइनाइट शीट से जो मिलेगी हो जाएगी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो इनफाइनाइट शीट इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट व्हिच इज इंडिपेंडेंट ऑफ r। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इंडिपेंडेंट ऑफ r हो जाती है इस टाइम पे क्योंकि r पे डिपेंड नहीं करती, तो e वर्सेस r यहाँ पे कांस्टेंट होता है। ये आप लोग याद रखना कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इनफाइनाइट शीट में इलेक्ट्रिक फील्ड एक है, इनफाइनाइट शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होती है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी ड्यू टू थिन इनफाइनाइट पैरेलल शीट्स, तो मान लीजिए दो पैरेलल शीट्स रखी है, हमने ऊपर एक डिस्टेंस लिखी है और वहाँ पे रखी है, जिसमें एक मान लीजिए प्लस सिग्मा 1 है यहाँ पे चार्ज डेंसिटी, यहाँ पे प्लस सिग्मा 2 है बी वाली, ठीक है। तो सिग्मा 1 इज ग्रेटर देन सिग्मा 2 मान लेते हैं, ठीक है। तो इस वाले की वजह से प्लस प्लस 2 यहाँ पे प्लस प्लस 2 है सिग्मा डेंसिटी, तो इस वाले के जो A1 की वजह से जो होगी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर वो इस साइड होगी E1, बी वाले की वजह से इस साइड होगी E2। अगर हम सेंटर में निकालें तो सेंटर पे हो जाएगी E2 E1, ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो यहाँ पे 0 होता है, एक दूसरे को कैंसिल आउट है। लेकिन हम यहाँ पे अगर वन पोजीशन में देखें तो इसके वजह से इस डायरेक्शन में होगी आगे की और इसके वजह से भी इस डायरेक्शन में होगी, तो दोनों के बीच में एंगल 0 है तो दोनों ऐड हो जाएंगे, यानी इसकी वजह से सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, इसकी वजह से सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो E इज इक्वल टू E1 प्लस E2। ऐसे सेम थर्ड पार्ट में भी हो जाएगा, इस वाले की वजह से सामने वाले में, इस वाले की वजह से भी सामने, तो दोनों में सेम आएगी 1 और 3 में सेम लैटिट्यूड और बीच में 0 आएगी। तो 1 और थर्ड में क्या आएगा, इन रीजन 1 और थर्ड E इज इक्वल टू E1 प्लस E2, E1 हमारा सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा और E2 की वजह से सिग्मा 2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि एक फाइनाइट शीट की वजह से होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लें तो सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 हो जाएगा, इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2, क्योंकि सिग्मा 1 है ग्रेटर देन सिग्मा 2 जब हम पढ़े से को मैच
अब आपने कहा होगा हमने इसमें इसलिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों साइड लिए थे, क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फिगर है, तो मान लीजिए हमने एक साइड पॉजिटिव चार्ज मान तो दूसरी साइड नेगेटिव बन जाएगा, तो दूसरी साइड ऑटोमेटिकली भी नेगेटिव हो जाएगा, फिर जो शीट होगी तो पॉजिटिव साइड हो जाएगी यहाँ पे, तो पॉजिटिव चार्ज की पूरी शीट, तो आगे पीछे दोनों में पॉजिटिव पॉजिटिव साइड होगा, अगर हम इस साइड से पॉजिटिव लेंगे तो उस साइड भी पॉजिटिव बनेगा ना, बनेगा, क्योंकि हमने इसे मैग्नीफाइंग करके लिया है, तो इस साइड से भी पॉजिटिव बनेगा, इस साइड से पॉजिटिव बनेगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेंगे बाहर की ओर, तो इससे मतलब फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड। तो चलिए हम केस सेकंड देखते हैं, इसमें मान लीजिए सिग्मा वन इज इक्वल टू सिग्मा एंड सिग्मा टू इज इक्वल टू माइनस सिक्स, तो अभी हमने जो डेरिवेशन प्रूव की थी उसमें डायरेक्टली रख के देख सकते हैं, लेकिन हमने चलिए डायरेक्टली यहाँ पे हमने प्लस सिग्मा एक शीट के पास राइट में माइनस सिग्मा, मतलब नेगेटिव देखते हैं। इस बार हम अगर बाहर पहले और तीसरे रीजन में देखें तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस वाले की वजह से बाहर की ओर और नेगेटिव वाले की वजह से अंदर की ओर आएगी, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो रहेंगी क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में और नेगेटिव सेम, यहाँ पे भी सेम ऐसी कंडीशन है, लेकिन अंदर देखें तो प्लस वाले की तरफ से आगे की ओर, नेगेटिव वाले की तरफ अंदर की ओर, दोनों सेम डायरेक्शन में, फिर अंदर हो जाएगी हमारी सिग्मा अपन एप्सिलॉन नॉट E1 प्लस E2 एप्सिलॉन नॉट टू एप्सिलॉन नॉट, अब आएगी डेरिवेशन ऑफ कूलॉम्स लॉ बाय द गॉस लॉ, हमें डेरिवेशन करनी है कूलॉम्स लॉ की बाय यूजिंग गॉस लॉ। मान लीजिए हमारे पास हमने प्लस टू चार्ज है, उसके हमने गॉसियन सरफेस बनाया, जब हमें वी पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, उसकी डिस्टेंस जो रेडियस है आर है, ठीक है, तो अप्लाइंग गॉस लॉ क्यू फाई इज इक्वल टू क्यू वन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसमें अंदर क्यू वन चार्ज रखा है, और हमें पता है फाई ई डी ए इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो हमें फाई ई डी ए कॉस थीटा कॉस जीरो रहेगा क्योंकि सेम डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर, तो क्यू वन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो जो हो जाएगा ई इज इक्वल टू एरिया क्या हो जाएगा टोटल एरिया इसका 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू वन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो ई इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन अपॉन स्क्वायर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी आ जाएगी हमारी, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट एट बी आ जाएगी, और हमें पता है एफ इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू होता है, ई इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू होता है, तो हमें फोर्स निकालनी है, तो फोर्स इक्वल टू हो जाएगा ई इंटू क्यू, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, और अगर हम यहाँ पे बी वाले पॉइंट की जगह पता heavy force act on the point charge Q2 placed at the point P, अगर हम मान लीजिए Q1 यहाँ पर रखा था, अगर यहाँ पे हम Q2 चार्ज रख दें तो हमें यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो पता है, तो Q2 इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उस जगह पर हमें फोर्स पता चल जाएगी, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 आर स्क्वायर हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट P इंटू Q2, ठीक है। तो ये चैप्टर हमारा यहीं पे फिनिश होता है, तो चैनल में हमारे बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए फॉर द लेटेस्ट वीडियो अपडेट। प्लीज़ आप वीडियोस को लाइक जरूर कर दिया करिए।